एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आज इस वीडियो में हम जो हमारी केवीएस का सीडीपी का सिलेबस है, ठीक है, जो बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड या जो पेडागोजी है जो 60 मार्क्स की अब हो गई है, जो कि नया एड ऑन हुआ है केवीएस के सिलेबस में, उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एज यू नो, इससे पहले जो मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी 6 से 7 दिन पहले वो वीडियो अपलोड करी थी, तो उसमें मैंने सारी ही बुक्स बताई थी कि आप कहाँ से कहाँ से तैयार कर सकते हैं, जैसे हिंदी को, इंग्लिश को, मैथ्स को, ईवीएस के लिए क्या करना है, मैथ्स के लिए क्या करना है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, तो उसी में साथ में मैंने आपको ये जो पेडागोजी का सिलेबस है उसमें भी आपको बताया था कि आपको कहाँ से करनी है। ठीक है, तो उसी जो सोर्सेज थे जो बताया था उसमें आज इस वीडियो में हम उसको डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी जो वीडियो है वो बहुत बड़ी हो गई थी, अगर मैं वहीं पे इसको डिटेल में डिस्कस करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, 1 घंटा 1.5 घंटा की, तो वो आपका ही टाइम वेस्ट होता, मेरा भी। तो इस वहाँ से तो आप सारे सोर्सेज का, अलग अलग वीडियोस का, अलग अलग बुक्स का, अलग अलग सब्जेक्ट्स का आप उस वीडियो से देख सकते हो। बट आज इस वीडियो में हम सिर्फ जो पेडागोजी का सिलेबस है, वो जो टीचिंग मैथोलॉजी का सिलेबस है, उसके साथ जाने वाले हैं। ठीक है, उसके सोर्सेज पर डीप में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जैसे हम क्या करने वाले हैं, पहले तो जो सिलेबस दिया हुआ है केवीएस का, सिलेबस से गो थ्रू होंगे। मीन्स जो पेडागोजी का सिलेबस है वो 5 पार्ट में बटा हुआ है, आपको भी पता है, 15-15, 10-10, 20, 15-15 और 10-10 करके जिस भी पार्ट में बटा हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, 15 नंबर का जो सिलेबस है हमारा, फर्स्ट पॉइंट का वो सिलेबस पढ़ेंगे, तो सो दैट दिमाग में थोड़ा सा हो जाएगा कि हाँ इसमें पूछा क्या गया है। फिर वो 15 नंबर का हम कहाँ से कवर कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, फिर सेकंड दोबारा हम फिर से सिलेबस पे जाएंगे, वो 15 नंबर का सिलेबस पढ़ेंगे और वो पॉइंट्स हम कहाँ से कवर कर सकते हैं, फिर दोबारा से हम उस चीज़ पर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम कवर करने वाले हैं। और एक चीज़ और, मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखी, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सब बता रहे हैं कहाँ से सोर्सेज करना है क्या नहीं। खैर वो चीज़ मैंने आपको 5 से 6 दिन पहले ही बता दी थी, वो वीडियोस पड़ी हुई है। तो जो सारे हैं ना यूट्यूब पे, सारे तो नहीं, मीन्स जो मोस्ट ऑफ दी मैंने वीडियोस देखी है, वो सब यही कह रहे हैं कि मैंने इसके लिए 40 बुकों को एनालाइज करा है, 30 बुकों को एनालाइज करा है, बहुत सारी बुकों को एनालाइज करा है, और उसके बाद वो बता के आ रहे हैं वही एनआईओएस का सोर्स जो मैंने 5 से 6 दिन पहले आपको बता दिया। तो मुझे इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि 40 बुकें, 50 बुकों को एनालाइज करने के बाद सिर्फ एनआईओएस से ही आपको मेन सोर्स मिले। और आई गेस ऐसा तो नहीं हो सकता शायद कि 50-50 बुक आप लोग एनालाइज कर रहे हो और उसके बाद सोर्सेज है सिर्फ एनआईओएस ही, ऐसा कैसे हो सकता है। और मेरे को तो समझ नहीं आता कि चीज़ों को इतना एग्जैजरेट करने की क्या ज़रूरत होती है, क्यों इतना बड़ा चढ़ा के बोलना होता है कि जो बच्चा जो नया है, फ्रेशर, पहली बार एग्जाम देने जा रहा है, वो घबरा जाए कि पता नहीं एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, क्या करें, कैसे तैयारी करें। बट डोंट वरी, देखो आप पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, दुनिया का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपसे ना निकल सके। ऐसा हो सकता है हाँ थोड़ी कमी हो जाए, थोड़ा बाद में, थोड़ा ज़्यादा, बट सेल्फ स्टडी इज़ द की। ठीक है, बाकी आप लोगों की चॉइस है, कोचिंग लेनी है नी लो, वो सब ऑल अप टू यू। ठीक है, जिसकी बात सुननी है, जिसकी वीडियोस देखनी है, ये सब आपके ऊपर है। ठीक है, हम बस आपको बता सकते हैं, फॉलो करना ना करना आपके ऊपर है। बट इतना ही है, इन चीज़ों को देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि 40-50 बुकों को देखने के बाद एनआईओएस ही है तो फिर एनआईओएस ही कर लो। बाकी एनआईओएस नहीं है, मैंने उस टाइम वीडियोस में भी कहा था कि एनआईओएस के बाद भी आपको सिलेक्टिव टॉपिक्स करने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट्स जो हैं, कुछ टॉपिक जो हैं अलग से करने पड़ेंगे। सो वही मैं इस वीडियो पर्टिकुलर, यही है मेरा बनाने का मोटिव कि इसमें वो जो पॉइंट्स हमें अलग से करने हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और बताऊंगी, क्योंकि मेरे को खुद को प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब जो प्रिपेयर नहीं करेंगे उनको तो बस बताना है, बट देखो मेरे को तो प्रिपेयर करना है, तो मेरे को तो चाहिए ना सॉलिड एविडेंस या समथिंग कि हाँ अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो सेम, चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सिलेबस ऑफ एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पीआरटी। तो हम डायरेक्ट जो है क्या करते हैं, सीधे हमारा जो एजुकेशन वाला है 60 मार्क्स का सब्जेक्ट कंसर्न, डायरेक्ट उस पर आ जाते हैं, पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ठीक है, एज यू नो वी ऑलरेडी डिस्कस, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जो अभी हमारा मेन पॉइंट है हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, और मैं भी ट्राई करूँगी कि कम से कम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप तक पहुँच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अब देखो केवीएस के फॉर्म को निकले हो गया है टाइम 5-6 दिन, और ऑलरेडी पहले से ही था कि केवीएस की वैकेंसीज आ रही हैं, तो अब इधर उधर टाइम वेस्ट करने छोड़ के अब आपको ना पढ़ने लगना चाहिए। हर जगह है ये कोर्स ले लो, ये कोर्स, कितने कोर्स बिक रहे हैं, और मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे भी लगता है कि हाँ खरीदना चाहिए, बट बाद में फिर पछताना पड़े क्या फ़ायदा। और सबसे प्रीशियस है टाइम, टाइम वेस्ट मत करो।
ठीक है, तो अब ज़्यादा नहीं बकवास करते, स्टार्ट करते हैं हमारा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। पहले हम इसको सिलेबस में से पढ़ेंगे, फिर मैं डायरेक्ट पॉइंट्स आपको दिखाऊंगी कि आपको कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस, डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, टास्क हैं, सो ऑन। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मोरल एक्सेट्रा, डाइविटेशंस इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन। Understanding adolescents needs, challenges and implication for designing institutional support, and role of primary and secondary socialization agencies ensuring home school continuity। ठीक है, ये 4 मेन पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखते हैं और अब डिस्कस करते हैं कि हम इनको कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो उस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये आपको पॉइंट कहाँ से करना है, 506 से, जो NIOS की 506 है, ये आपको वहाँ से करना है। तो ये देखिए आपके सामने बुक है 506 की। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं इसमें हमें कहाँ से और कैसे मिलेंगे। ठीक है, ये पूरी की पूरी बुक है मेरे पास। तो देखो फर्स्ट अभी हमने क्या पढ़ा है कि पहला क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखो फर्स्ट ही पॉइंट है इसका, बच्चों को समझना, आनुवांशिकता एवं वातावरण, व्यक्तित्व का आकलन, चिंतन कौशलों का विकास, आत्म प्रत्यय का विकास, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास। यानी कि जो मेन हमारे पॉइंट 2 है ना, ब्लॉक 2 ये स्टार्टिंग में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये हमें करने ही करने हैं NIOS के ब्लॉक 506 के ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। तो हम इसका पहले फर्स्ट चैप्टर करते हैं। तो देखो फर्स्ट चैप्टर में आपका क्या क्या कवर होगा कि वृद्धि एवं विकास में अंतर, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, जो कि हमारा पूरा पॉइंट है KVS के सिलेबस का, वृद्धि एवं विकास के बीच संबंध, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वृद्धि एवं विकास के स्तर। ठीक है, अगर हम ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमारे जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बनेगी और साथ में हमारा अच्छे से बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फैक्टर है ना हमें अफेक्ट करने वाले, हमें मीन्स कि बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट को, बाह्य कारक और आंतरिक कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता है और आते ही आता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए मैं आपको डिटेल में दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ी सी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि आप कुछ गलत तो पढ़ने नहीं जा रहे हो या कहीं आपका टाइम तो नहीं वेस्ट होने वाला है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। देखो आपने अपनी पढ़ाई है कि मोरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, तो ये यही चल रहा है। देखो यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर आप पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। यस, थोड़ा सा बड़ा है। और देखो सेकंड चैप्टर में इसमें जो हमारा है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है। ठीक है, ये एज सच कोई मेंशन नहीं है हमारे सिलेबस में, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बट अगर आप कर लोगे तो अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि नहीं पता कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, तो इसमें क्या है, और वैसे भी छोटा सा चैप्टर है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें हेरिडिटी है, एनवायरनमेंट है और उनके बारे में डिटेलिंग है। और ये पॉइंट आप सोचो कि सिलेबस में है नहीं तो आप नहीं करो, बट अगर आपने पढ़ा है उसमें क्या है, मैच्योरेशन के बाद आपको बहुत सारी थ्योरीज के लिए बोला हुआ है ना, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटली डेवलपमेंट, तो ये उसके अंदर काम करेगा। ठीक है, मैं आपको चैप्टर दिखा देती हूँ कि मैं क्यों बोल रही हूँ, आपको ये भी हेडिंग्स दिख रही होंगी, बट यस देखो अगर आप इसके अंदर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये हेरिडिटी क्या होती है, किस किसने क्या थ्योरम दिए हैं इसके रिगार्डिंग, वातावरण के पक्ष में तर्क, और इसके बाद बस बहुत छोटा सा है और एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाएगी आपकी। ठीक है, और बहुत छोटा सा चैप्टर है, बस ख़त्म, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो है इसके बाद ब्लॉक 2 स्टार्ट हो जाता है। ब्लॉक 2 में देखो क्या था, व्यक्तित्व का आकलन एवं विकास। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, पूरी की पूरी ना साइकोलॉजी कंप्लीट करनी है। साइकोलॉजी इन द सेंस देखो सीटेट वगैरह के लिए आपने प्रिपेयर करी होगी, तो वो हमारी पूरी साइकोलॉजी तैयार करनी है। मैंने जब आपको वीडियो कराई थी तो बोला भी था कि ये 506 की जो सेकेंड यूनिट है ना, ये पूरी नहीं पढ़ेगी। देखो ये पूरी नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें पर्सनैलिटी की बात है, थिंकिंग की बात है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है और क्रिएटिविटी है। पर हमारी जो साइकोलॉजी है वो इससे बहुत बड़ी होती है, उसमें लर्निंग थ्योरीज होती हैं, उसमें मोटिवेशनल थ्योरीज होती हैं, उसमें पियाजे की थ्योरी है, वाइगोत्स्की की थ्योरी है, सोशल कल्चरल थ्योरी है, एरिक्सन की थ्योरी है। तो वो आप छोड़ करके नहीं जाओगे, वो भी आपको करनी ही करनी है। देखो ये तो आपको करोगे, ये तो आपको करनी ही करनी है, लेकिन आप जो इसमें ये पढ़ोगे ना तो इसमें ना ऊपर ऊपर से निपटाया हुआ है, मीन्स उसमें ज़्यादा डीप में आपको डिस्कस नहीं करा हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ ये चीज़, वो डीप में नहीं डिस्कस करा हुआ ज़्यादा। आपको वो जो आपके पास डाइट की बुक होगी या कोई भी साइकोलॉजी की बुक है, आप उसको वहाँ से पढ़ के जाओ। ठीक है, वहाँ से, क्योंकि छोड़ के कुछ नहीं जाना, और एक तरीके से पूरी की पूरी साइकोलॉजी हमारी पूछी हुई है। बस ये बात अच्छा है कि टीचिंग मैथोलॉजी नहीं है, तो वो आपको करनी है, छोड़नी नहीं है। तो देखो इसमें क्या है, व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व के गुण और सिद्धांत। तो 2 सिद्धांत है इसमें, वो जो व्यक्तित्व का गुण सिद्धांत जो रोजर्स ने दिया था, कार्ल रोजर्स ने दिया था, एक एल्पार्ट ने दिया था, वो सारी चीज़ें हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो सिगमंड फ्राइड का है, बहुत इंपॉर्टेंट वो है।
ठीक है। फिर अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताया हुआ है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, बट इसकी जगह आपको वो जो पूरी साइकोलॉजी है वो करनी पड़ेगी, जो सारी थ्योरीज है ना हमारी वो करनी पड़ेगी। और साथ में अगर ये आप कर लोगे तो ये भी अच्छी बात है, अगर आपने कर लिया तो ठीक है। बट अगर ये स्किप कर रहे हो तो आपको साइकोलॉजी तो करनी ही करनी है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। चिंतन कौशल का विकास, देखो इसमें ही आ जाएगा सारा। पियाजे का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत, सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत, ये वही है। ये जो पूरी यूनिट है ना हमारी सेकंड जो है, सेकंड ब्लॉक जो है पूरा हमारी साइकोलॉजी है। बस डिफरेंस क्या है कि भाई देखो इन्होंने एक पूरे ब्लॉक में साइकोलॉजी को निपटाया हुआ है, तो ऑब्वियसली उस डिटेल में नहीं होगा जो जिस हिसाब से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखो कितना बड़ा चैप्टर है ये भी, है ना, बट इसमें छोटा थोड़ा थोड़ा करके इतने सारे पॉइंट्स है, बट थोड़ा 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 करके उसको निपटाया हुआ है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि हम रिस्क लें, निपटाने वाले काम से आप करो नहीं, जितना डिटेल में ज़्यादा डिस्कस करोगे तो बहुत अच्छी बात है, तो इसके साथ आपको वो करना है। बाकी मैं ये चैप्टर दिखा देती हूँ। देखो पियाजे का सिद्धांत है, चारों स्टेजेस हैं, इतने में ख़त्म। अब आपको लगता है जब आपने पियाजे की थ्योरी करी होगी क्या वो इतने में ख़त्म हुई होगी? नहीं। ब्रूनर का सिद्धांत है, देखो 2 ही स्टेजेस देके 3 होती हैं, 2 ही एक्सप्लेन करके इतना छोटे छोटे में ख़त्म कर रखा है। तो मेरे आपको यही रहेगा कि आप जब करो तो आप इसको जो साइकोलॉजी आपकी बुक है ना आप उसमें से वैसे करना, ठीक है। यहाँ से भी कर लो अच्छी बात है, बट उसको तो और करना ही करना है। और अगर इसको छोड़ रहे हो उसको तो करना ही करना है, बट इसको भी करो तो उसको करना, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगी कि और यूट्यूबर्स की तरह कि बिल्कुल 506 का सेकेंड ही ब्लॉक करना है, ये वो नहीं, मत करना। देखो रिस्क मत लो, 4 साल बाद वैकेंसी निकली है, नहीं लो। सो बस यही था। देखो है इसमें सब कुछ मिल जाएगा इसमें आपको, बट वही है थोड़ा सा छोटे लेवल पर। डाइवर्जेंट थिंकिंग, देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग, जर्नल बनाना सब है, बट थोड़े से छोटे लेवल पे, तो इसको अच्छे से कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो 2 ही ब्लॉक थे 506 के इस वाले के लिए, जो आपका जो पॉइंट है जो इस वाले आपके फर्स्ट सिलेबस में दे रखे थे, इसके 2 ही पॉइंट थे, ठीक है। ये आत्म कॉन्सेप्ट है ये हमारा, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसमें है थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए सारी चीज़ें, बट ये हमारे केवीएस के सिलेबस में नहीं है ये चैप्टर मूल्य वाला, तो आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, बहुत आराम से स्किप कर सकते हो। आप लोग खुद ही देख रहे होगे, अभिप्रेरणा आप स्किप नहीं करोगे, और खैर जो आप अपनी साइकोलॉजी करोगे तो ये उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो क्रिएटिविटी, ये खैर आपको क्रिएटिविटी तो करनी ही करनी है, जो हमारी साइकोलॉजी में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा पॉइंट उसमें से कवर हो जाएगा, ठीक है। मैं बार बार सेम चीज़ बोल रही हूँ। आई होप आपने मेरा पॉइंट जो है गेट कर लिया होगा कि कहाँ से कैसे करना है। इसके साथ ही इसमें जो एक लास्ट पॉइंट दे रखा है ना, ये है बुक 507, ठीक है। तो 507 में आपके जो सोशल एजेंसीज वाली बात करी हुई ना, सोशलाइजेशन एजेंसीज या जो भी है, तो उसमें के लिए आपको स्टार्टिंग का सिर्फ एक ब्लॉक करना है, 507 का एक ब्लॉक। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि हम सब क्या लिखें, तो ये जो लास्ट वीडियो है आप जिसमें मैंने लिखवाया था, आप उसको जाके देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सेम लिखवाया हुआ है, और इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको लिख के दे दूंगी, एक पेज पे लिख दूंगी, और आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से क्या करना है, ठीक है। तो 507 का फर्स्ट ब्लॉक करना है, जैसे इसमें है ना समाज एवं शिक्षा, समुदाय एवं विद्यालय, विद्यालय शिक्षा में समुदाय का योगदान, और सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत समुदाय की भागीदारी के लिए। तो सारा इसमें जो रिलेटेड है हमारा समुदाय से रिलेटेड है, तो 507 का ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। बाकी आप चाहो तो इसके अंदर कंटेंट क्या है मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखो जो कि हमसे मांग ही रहा है, सेम समाज अर्थ एवं इसकी संस्थाएं कौन सी होती हैं, समाज और शिक्षा, समाज के अंग के रूप में विद्यालय। तो यही तो वो जो हमसे डिमांड कर रहा है, जो हमने पढ़ा है अभी सिलेबस में, ये हमसे यही डिमांड कर रहा है, तो यानी कि हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये है सेकंड, हमारा सेकंड चैप्टर, ब्लॉक 1 का ही सेकंड चैप्टर, समुदाय की समझ, प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में समुदाय एवं विद्यालय अंतरप्रस्थ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं, मीन्स अब ये लोग पढ़ सकते हैं फर्स्ट पॉइंट के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट जो है हमारे सिलेबस का, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, तो इसमें क्या है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिव and constructivism, special reference to their implications for the role of the teacher, the role of learner, nature of student teacher relationship, choice of teaching methods, classroom environment, understanding of discipline, power, etc., factors affecting learning and their implications for designing classroom instructions, planning students activities and creating learning space in school, planning and organization of teaching learning, concept of syllabus and curriculum, overt and hidden curriculum, foundational literacy and numeracy, early childhood care and education, competency based education, experiential learning, instructions plan, year plan, unit plan, lesson plan, instructional material and resources, information and communication technology ICT for teaching learning,
assessment of learning for learning as learning, meaning purpose and consideration in planning each, enhancing teaching learning process, classroom observation and feedback, reflection and dialogues as the means of constructive learning। ठीक है, तो ये डिस्कस करने वाले हैं। जो सेकंड है, इसके लिए मैंने बताया था आपको कि NIOS की 502 बुक जो है बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ ही हमें करनी है ऑल लर्निंग थ्योरीज़, क्योंकि 502 की बुक में ना सारी लर्निंग थ्योरीज़ नहीं दी हुई हैं, बल्कि लर्निंग थ्योरीज़ के नाम पर सिर्फ 4 से 5 थ्योरीज़ दी हुई हैं, नहीं दी हुई। बट जब आप 501 जब आप ऊपर वाला पॉइंट तैयार करोगे, पार्ट 1 इसका फर्स्ट पॉइंट, तो उसमें मैंने बोला आपको साइकोलॉजी करनी है, तो साइकोलॉजी के साथ साथ आपका सारा जो है पार्ट वो तैयार हो जाएगा। कौन सा वाला? ऑल लर्निंग थ्योरीज वाले का। ठीक है, वो आप कहीं से भी कर सकते हो, डाइट की बुक से, या जो आपके पास सारी चीज़ें हैं ऑल लर्निंग थ्योरीज की, वो सारी आप वहाँ से कर सकते हो। सेकेंड चीज़ इसके बाद हमें करनी है इसके साथ NIOS की 502। तो चलिए अब मैं आपको NIOS की 502 दिखाती हूँ। ठीक है, कैसे हम उसमें से सिलेबस कवर करेंगे। तो ये देखिए, ये है NIOS की 502 बुक। ये बहुत मोटी बुक है, बल्कि सबसे ही ज़्यादा मोटी बुक है, बट यस ये इम्पॉर्टेंट भी है। जब मैं आपको DSSB PRT के लिए कराना स्टार्ट करा था, तो मैंने तभी आपको बताया था कि ये बुक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से कोई भी बुक जो है छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, कोई भी चैप्टर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका जो फर्स्ट है, इसमें देखो पहली जो ब्लॉक है, इसमें क्या है, विद्यालय के शुरुआती समय के दौरान अधिगम एवं शिक्षण, और शिक्षण एवं अधिगम के उपागम। मीन्स मैं आपके चैप्टरों के ही नाम दिखा देती हूँ इसमें, सो दैट जो चैप्टर के नाम है, जो आपके पूरे पूरे पॉइंट दिए हुए हैं, उसी से मिलेंगे। ध्यान रखना 502 तो करना ही करना है, साथ में आपको ऑल लर्निंग थ्योरीज भी करनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो है, मैंने NIOS की 502 बुक पूरी अपनी NIOS लर्निंग सीरीज़ में करा रखी है, तो आप वहाँ से एक अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो, और उसके बाद जो है खुद से चैप्टर पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा अच्छे से, तो आप NIOS 502 वहाँ से पढ़ सकते हो। क्योंकि जब आप पहली बार में बुक पढ़ने जाओगे ना, तो लगेगा भाई ये क्या है, समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा है। ये सारी स्किनर की थ्योरी है, यहाँ पे पावलोव की थ्योरी है ना। तो ये जो पहले ही पॉइंट है हमारा, जो हमें सारी थ्योरीज करनी है ना, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, पहले चैप्टर में हमारी वही है। बट ये है कि इसमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा दिया हुआ है, अगर आप इसको डिटेल में करोगे तो बहुत अच्छी बात है। ये सारी थ्योरीज दी हुई है। अभी देखो पियाजे की थ्योरी है, इसी चैप्टर में ही पियाजे की थ्योरी है। और इसके बाद जो पियाजे ने सारी चीज़ें बताई हैं, कंजर्वेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, श्रेणीकरण क्या होता है, वो सारी चीज़ें हैं। फिर ये देखो वाइगोत्स्की की थ्योरी है, और ये इंपॉर्टेंट है। वाइगोत्स्की की थ्योरी है ये, किसके बारे में बात की गई है, ये सोशल कल्चर थ्योरी नहीं है। ये जो उसने भाषण दिए ना, कि बच्चों की सोशल लैंग्वेज कब आती है, और ईगो सेंट्रिक स्पीच होती है बच्चे के अंदर, और एक प्राइवेट स्पीच होती है, वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, तो इस पहले चैप्टर में बहुत सारी थ्योरीज दी हुई हैं, जो कि आपका पहले ही पॉइंट है। फिर सेकंड देखो, शिक्षण एवं अधिगम के उपागम, मीन्स लर्निंग के जो मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। तो आप देख रहे हो, टीचर सेंटर मेथड, सब्जेक्ट सेंटर मेथड, लर्नर सेंटर मेथड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेथड जो भी था, ये रहा देखो, ये रहा। ये तो आपका पूरा पूरा डिटो पॉइंट ही है KVS की, उसमें अभी हम पढ़ कर आए हैं, इसलिए मैं पहले आपको सिलेबस रीड करा रही हूँ, दिमाग में थोड़ा सा रहे कि हाँ ये है, और आपको लगे कि हाँ हम सही चीज़ पढ़ रहे हैं। मीन्स आपका टाइम वेस्ट होने नहीं वाला, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है कि हम NIOS पढ़ के गलत तो नहीं करेंगे, तो नहीं, अंडरस्टैंडिंग बनेगी, अच्छी बात है। इसमें देखो बहुत सारे मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं, डेमोस्ट्रेशन मेथड, आगमन व डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्लेवे मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है, तो ये ठीक है। और आप मेरी, अगर आपको फिर भी डाउट है, तो आप NIOS की जो लर्निंग सीरीज़ है, मेरी थोड़ी सी वीडियो देखो, नहीं समझ में आता छोड़ दो, और समझ में आता है तो एक अंडरस्टैंडिंग बना करके उसको पढ़ो, समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर ये देखो फोर्थ चैप्टर है हमारा अप्रोचेस के बारे में। ये जो हमारी अप्रोचेस होती है ना, वो उनके बारे में है। अब यहाँ से देखो नेक्स्ट ब्लॉक शुरू हो जाएगा 5th चैप्टर का, तो उसमें देखते हैं। देखो ये ब्लॉक क्या है, कक्ष, मतलब कि जो क्लासरूम का मैनेजमेंट है वो कैसे करना है हमको, क्लासरूम मैनेजमेंट है, और हम कैसे पढ़ाएंगे, बहुक्रम बहुस्तरीय परिस्थितियाँ हैं। और ये देखो 12th चैप्टर कंप्यूटर्स है, अधिगम है। और ये देखो 11th चैप्टर का, ये ना हिंदी में लिखा हुआ है, इसलिए ना आपको थोड़ा सा ना अजीब लग रहा होगा, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा होगा। पर जो 11th चैप्टर है ना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ICT ही है। ये 12th चैप्टर ये अधिगम ही है। अब ये देखो इवैल्यूएशन का भी नेक्स्ट में पूरा पूरा पॉइंट आएगा, तो ये सारा इवैल्यूएशन ही है। इवैल्यूएशन कैसे, क्या, कहाँ से, है ना, तो ये सारा वही है। एक बार इसमें पढ़ लो, बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है कि समझ नहीं आएगा, अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, आप पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ काम की चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी जो भी आपको हेल्प चाहिए तो मैं तो हुई, आप कभी भी मैसेज कर सकते हो। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि हर एक बच्चे के मैसेज का जवाब दूँ, रिप्लाई करूँ। जो भी डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो, बिना किसी डाउट के। ठीक है, चल दे, आप आगे बढ़ते हैं, 3rd पॉइंट पे चलते हैं।
हाँ, थर्ड पॉइंट पे चलने से पहले इसमें देखो एक पॉइंट है, ये नीचे से देखोगे अगर आपको दिख रहा है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। एक ना एक एक पॉइंट नहीं है 502 में, कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम तो है, ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम नहीं है। ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पॉइंट नहीं है बस 502 में। तो मैं इसको आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगी, मेरे पास PDF है इसकी, नहीं तो मैं जो नोट्स बनाऊंगी मैं वो आपको दे दूंगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो। जैसे जो भी पॉइंट्स रह जाते हैं, जैसे ऊपर वाले में ना एडल्सेंस का रह गया, एडल्सेंस नीड चैलेंजेस, तो वो मैं जो है आपको टेलीग्राम पर जो है वहाँ पे भेज दूंगी। और ये सेम यहाँ पे ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम में एक पॉइंट रह गया है, वो मैं आपको वहाँ पे भेज दूंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, की क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट हम कैसे कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटीज एंड इंक्लूजन, इम्प्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रक्ट, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, देयर आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन। समझ में आ रहा होगा ना कि डिसेबिलिटीज़ क्या है, कैसे फाइंड करें, कितने प्रकार की होती हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, एड्रेसिंग द कम्युनिटी, डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स, ठीक है। तो ये है हमारा थर्ड। और इसके लिए हमें कहाँ जाना है, इसके लिए हमें वापस से जाना है 506 में, ठीक है। जब मैंने आपको ये बताया था तो 506 ही बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, बिल्कुल। आइए मैं आपको बताती हूँ। ये हम वापस से आ गए 506 पे, जहाँ से हमने स्टार्ट करा था। तो देखो इसके आखिरी के 2 ब्लॉक देखो, इसमें आपको क्या करना है, अपने आखिरी के 2 ब्लॉक कंप्लीट करने हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। ये रहा चाइल्ड विद स्पेशल नीड, समावेशी शिक्षा का परिचय है, CWSN की ज़रूरत क्या होती है, विशेष ज़रूरत वालों की शिक्षा क्या है, अवधारणा कौशलों का विकास कैसे करेंगे या उनका उपचार, लैंगिक मुद्दे क्या हैं, या बालिका सशक्तिकरण, बाल अधिकार एवं हकदारी क्या है। आप चाहो तो 12 चैप्टर छोड़ सकते हो, बट 13 करना पड़ेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट पॉइंट है ना उसमें चाइल्ड राइट्स के बारे में बात हो रही है, तो वो आपको वो भी करना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते। अब देखो 2 तो हमने इसने पॉइंट पहले कर लिए, तो हम सीधे चलते हैं हमारे थर्ड ब्लॉक पर। ये रहा थर्ड ब्लॉक, इसके मेन पॉइंट्स देखो तो आपको लगेगा, क्योंकि ये पॉइंट्स तो लग रहे होंगे अरे यार ये कहाँ मैच कर रहे हैं, कहाँ है कुछ भी, बट नहीं। अब इन पे आ जाओ, इन पे आ जाओ। अब वहाँ पे चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स के बारे में बात हो रही है ना, तो सारे बच्चे हैं देखो, विकलांग बच्चे, वंचित वातावरण से बच्चे, बालिकाएं, प्रतिभाशाली और सूचनात्मक बच्चे, अन्य उपलब्धि स्तर वाले बच्चे, ये सारे ही यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। ये स्टार्टिंग के पॉइंट जो ये तो पढ़ना पड़ेगा, आपको पता होने चाहिए ना इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। ये चाहो तो 2 पॉइंट छोड़ सकते हो, बट ये और ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, क्या है क्या नहीं कैसे है। 8वां बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा। अभी आप एक पॉइंट पढ़ के आए हो कि डिसेबिलिटीज़ क्या होती है, उनकी पहचान कैसे करते हैं, उनको दूर कैसे करा जा सकते हैं, पूरा चैप्टर है वही। ये देखो संज्ञानात्मक अशक्तता, मतलब जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, श्रवण वाले बच्चे जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, ये सारी चीज़ें। वेटिंग चिल्ड्रन की संकल्पना, वेटिंग चिल्ड्रन क्या होता है, जिनका अभी तक नंबर ही नहीं आता चीज़ें मिलने में। असशक्तता की पहचान कैसे कर सकते हैं, मूल्यांकन कैसे करें, हस्तक्षेप कैसे करें, उसके रिगार्डिंग आपको ये यहाँ पे अधिकार और सम्मेलन भी दिए हुए हैं। तो अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो कैसे पहचान करना है, अर्थ भी दे रखा है, इसका अर्थ क्या होता है, कारण क्या है, प्रभावित क्या होते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। ये देखो बहुत सारी हैं। और मेन आगे तो पॉइंट्स, इतने पॉइंट्स लिखे भी नहीं हैं जितने अभी आपको चैप्टर में मिलेगा। मैं दिखाती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जब मैंने पढ़ी थी ना मुझे भी पहली बार ही पता चली थी। ये देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, बहुत अच्छे से इसके, अगर आपने इसको पढ़ लिया ना तो आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी और की ज़रूरत पड़ेगी। NIOS में मैं खुद कह रही हूँ कि कुछ चीज़ें डिटेल में नहीं है, बट ये वाला जो चैप्टर है ना बहुत डिटेल में है। ये देखो डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आवश्यकताओं की पहचान कैसे कर सकते हैं, जो पूरा पूरा पॉइंट है। श्रवण के लिए अलग से है, बोलने के लिए है, ये मेंटल के लिए है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये देखो प्रारंभ बहुत सारा है, बहुत अच्छा है। इवैल्यूएशन कैसे करता है, बहुत बड़ा चैप्टर था, मैं पढ़ भी नहीं पाई थी। आपको सब में हाईलाइट दिख रहा होगा, इसमें नहीं दिखा, बाद में दुख हो रहा था क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत। ये देखो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट ये एक ऐसी केस स्टडी है। इसके बाद देखते हैं 9 चैप्टर। 9 चैप्टर में ये है देखो, CWSN जो स्पेशल नीड्स है उनके लिए क्या करे, उनके लिए शिक्षा कैसी होती है, उनके लिए स्कूल क्या है। अभी क्लास मैनेजमेंट का भी आ रहा था ना, क्लास मैनेजमेंट एंड मेंटल हेल्थ, वो सब आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। चैप्टर 10 में आते हैं, ये भी उन्हीं बच्चों के लिए ही है जो हमारा पहला पॉइंट था। इतने डिटेल में और क्या ही लोगे। श्रवण बाधिता क्या होती है, अनुकूल कौशल, दृष्टि बाधित के लिए कौशल, शिक्षकों की भूमिका, ये सब अभी सारे पॉइंट्स थे, तो ये है सारा इसमें, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट ब्लॉक। ये देखो 11 चैप्टर, लैंगिक भेदभाव क्या होता है, जेंडर बायनेस, सारी चीज़ें इसमें हैं। किस किस आधार पर हमारे सोसाइटी में करा जाता है, सारी चीज़ें। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है ना, बहुत
अच्छा है ये। और ये 12 चैप्टर है, बालिका सशक्तिकरण। मैंने बोला अगर आप इसको चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको आगे बढ़ जाते हैं। बट पढ़ लोगे तो पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, नहीं पता कहाँ से क्या आ रहा है। और ये जो बाल अधिकार एवं हकदारी है, आपका नेक्स्ट पॉइंट जो अभी हम पढ़ने वाले हैं ना, ये उसमें आएगा। तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, आएगा बच्चे के कौन कौन से अधिकार हो रखे हैं, कौन कौन से हनन होता है। ठीक है, तो इस थर्ड में आपको ये पढ़ना है 506 का ब्लॉक थर्ड और फोर्थ। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है, इसके लिए आपको कहीं से कुछ भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ ब्लॉक थर्ड और फोर्थ करना है बस। आगे बढ़ते हैं, अपना फोर्थ पॉइंट देखते हैं। सो हमारा 4 पॉइंट है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। ठीक है, तो इसमें क्या है, लीडर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटोर, पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप, इंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसमोटिव, विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग एंड क्रिएटिंग a school development plan, using school processes and forums for standardizing teaching, learning, annual calendar, timetabling, parent teacher forum, school assembly, teacher development forums, using achievement data for improving teaching, learning, school self assessment and improvement, creating partnership with community, industry and other neighboring schools and higher education institution, forming learning communities. ठीक है, तो जब मैंने आपको ये वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसमें बताया था कि आपको ना इग्नू की बुक से करना है। ये इग्नू की बीएड की बुक है, ये टॉपिक आप वहाँ से करोगे। ठीक है, तो वो लिंक जो है मैं आपको मेरे ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में भेज दूंगी। और सेकंड चीज़, इसके अलावा आप इसको ना 507 से भी कर सकते हो, 507 में भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं है, बट मुझे बीएड वाला का ज़्यादा अच्छा लगा। बट यस, जो बच्चे बीएड की बुक नहीं है या जिनको प्रोवाइड नहीं होती और एनआईवीएस है, तो आप उनको एनआईवीएस से कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने पॉइंट जो है हमारे कवर हो रहे हैं 507 से। ठीक है, फिर से आ गए हम हमारे 507 पर। ये है 507। इसके स्टार्टिंग के 2 तो ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब एक ब्लॉक हम कर चुके हैं 507 के लिए, जब हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था उसी के लिए। बाकी जो हमें 2 पॉइंट्स हैं वो हमें करने हैं, जो 2 ब्लॉक हैं इसमें सिर्फ 3 ही ब्लॉक हैं। ये सिंगल बुक ऐसी है जिसमें 3 ब्लॉक हैं, बाकी सारी बुकों में 4-4 ब्लॉक हैं। तो एक ब्लॉक तो हम कर चुके हैं, बाकी 2 ब्लॉक हमें करने हैं। किसमें, इसके 4th पॉइंट के लिए। जैसे इसमें क्या है, बाल अधिकार एवं विद्यालय प्रावधान, अध्यापक एवं विद्यालय, शिक्षक नेतृत्व, तो लीडरशिप वाली बात थी ना, टीचर लीडरशिप एंड, और शिक्षा एजेंसियों के साथ और संबंध क्या है, सामुदायिक संचालन कैसे होता है, विद्यालय का मैनेजमेंट कैसे करें, विद्यालय तथा समुदाय के संसाधनों का प्रबंधन, और विद्यालय समुदाय सहभागिता के उपागम। तो यही है जो इस सिलेबस में जो हमसे मांग रहा है ना, यही है। ठीक है, तो इसमें भी है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। मैं इसको आपको सब पॉइंट्स भी दिखा देती हूँ, सो दैट आप थोड़ा सा रिलीफ फील करो कि हाँ हम सही पढ़ रहे हैं। ये देखो, ये निःशुल्क शिक्षा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी इसमें दिया हुआ है, बट वो इतना डिटेल में नहीं है जितना कि 501 में है। शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में बाल अधिकार, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये काम आएंगी, पढ़ लो इनको। बीएड से नहीं करना चाहते, बीएड की लैंग्वेज टफ लगती है जो भी, तो आप यहाँ से कर लो। ठीक है, कोई बुराई नहीं है। ये देखो क्या क्या लीडरशिप के लिए क्या कर सकते हैं, टीचर एक व्यवसाय के रूप में कैसे है, एसएसए द्वारा निर्धारित भूमिका क्या है। ये देखो, समुदाय में शिक्षक नेतृत्व, लीडरशिप, पूरा पॉइंट है ये डिट्टो केवीएस का, है ना। अभी जब तक हमारे पास कोई सोर्स नहीं है या हमें एग्जैक्ट सोर्स नहीं पता चल जाता है कि केवीएस का सिलेबस कहाँ से है, तो तब तक हमारे पास जो है एटलीस्ट हमें वो करना चाहिए। सबसे मेन है कि टाइम तो वेस्ट नहीं करना, और पढ़ा हुआ तो बेकार जाएगा नहीं। ये है लीडरशिप। देखो लीडरशिप के बारे में कितना कुछ है। लीडरशिप इतना बड़ी हेडिंग थी ना, उसमें देखो कितने सारे लीडरशिप का काम, लीडरशिप की शैलियाँ, कौन कौन सी लीडरशिप होती हैं, लीडर के काम क्या क्या होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करी हुई हैं। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ोगे तो इजी है, मतलब समझने में अंडरस्टैंडिंग वाला है, अच्छा सा है कि समझोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, अन्य महत्वपूर्ण एजेंसियां क्या हैं, जो हमारे रिलेशन होते हैं दूसरे स्कूलों के साथ। अभी हमने पढ़ा ना कि दूसरे स्कूलों के साथ रिलेशन, देखो ये रहा पॉइंट, अन्य महत्वपूर्ण शैक्षिक एजेंसियां, स्वैच्छिक एजेंसियों की भूमिका, ये है वो पॉइंट। वहाँ पे बस इंग्लिश में है या हिंदी में है तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, इतना तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना, हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी लैंग्वेज को ना अपने लिए बैरियर मत बनाओ, इंटरव्यू तो अभी फेस करना ही है ना, पता नहीं हिंदी में हो या इंग्लिश में, मेरे साथ तो दोनों ही बार हिंदी इंग्लिश हो चुका है। तो ये रहा, देखो कम्युनिटी वाला कितना इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी वाला ये हम यहाँ से कर सकते हैं, सीधे सीधे पॉइंट यहीं से दिए हैं, मे बी, आई डोंट नो। ठीक है, ये भी मुझे बुकें पढ़नी है। और ये प्रबंधन के कार्य, हाँ प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे होता है, तो ये तो पढ़ के आते हो ना, पोर्ट्स कॉर्प, जिसके पास कॉमर्स होगी स्पेशली पोर्ट्स कॉर्प,
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, वही सारी चीज़ें हैं, सिंपल सी और बहुत छोटे छोटे शॉर्ट में निपटाई हुई हैं। ठीक है, जो मैनेजमेंट है, अब मैनेजमेंट देखो वर्ड केवीएस में यूज़ करा हुआ है मैनेजमेंट। अब हमें नहीं पता मैनेजमेंट कितना आएगा, छोटे से लेकर के बड़ा तक, तो हमें तो अपने आप को प्रिपेयर करके रखना ही है ना, कहीं से भी कुछ भी आए हम कर दें। तो ये था हमारा 4th पॉइंट। आई होप इससे ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखो इसमें सारा मैनेजमेंट के बारे में ही है ये यूनिट, चाहो तो स्किप कर दो और चाहें तो एक मैनेजमेंट वर्ड की वजह से आप पूरी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब आपको हमारा 5th पॉइंट जो लास्ट है वो करते हैं। तो ये है हमारा 60 नंबर का लास्ट का 5th पॉइंट, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। तो ये बहुत आसान है, पता है, इसको पढ़ोगे भी मज़ा आएगा, कुछ ही रटने वाली बात है। और ये स्टार्टिंग के डाइट के टाइम से हम पढ़ते ही आ रहे हैं। उस टाइम पे भी हमारी एक अलग से बुक होती थी, सेम अभी भी है, रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। रट्टा मार लेना, फर्रे बना लेना, जो करना है ना इसको तो करके ही जाना है अच्छे से। अर्ली चाइल्डहुड केयर इन एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, foundational literacy and numeracy, curriculum and pedagogy in school, holistic and integrated learning, equitable and inclusive education, learning for all, competency based learning and education, गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड राइट। मैंने बोला था ना नीचे पॉइंट आएगा वो चाइल्ड राइट वाला, तो चाइल्ड राइट वाला आपको यहाँ से 506 का जो लास्ट चैप्टर है आप वो यहाँ से इसके लिए प्रिपेयर करोगे, इस वाले स्पेशली पॉइंट के लिए। ठीक है, गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर राइट चाइल्ड, protecting and provisioning for right of children to safe and secure school environment, right of children to free and compulsory education Act 2009, historically studying the national policy in education with special reference to school education, school curriculum principle, perspective, learning and knowledge, curricular areas and school stages and pedagogy and assessment। ठीक है, तो वो इसके लिए बिल्कुल चलते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसका जो सेकंड पॉइंट है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको 506 का लास्ट वाला करोगे, इसके लिए 506 का लास्ट वाला चैप्टर जो 14 चैप्टर है वो करोगे, बाकी के जो 4 पॉइंट बनते हैं वो डिस्कस करते हैं हम। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था आपको करनी है NIOS की 501। ठीक है, ये है 501 NIOS की 501, जो कि हमें लास्ट पॉइंट में जो 5th पॉइंट दिया हुआ है KVS का, ये उसके लिए है। तो देखो इसमें 4 यूनिट है। ठीक है, तो फर्स्ट तो है मतलब ये पहली ब्लॉक है, पहले ब्लॉक में 4 यूनिट है, हमें इसके सारे ब्लॉक नहीं करने हैं। ठीक है, टोटल तो इसमें वैसे 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर नहीं, हमें सिर्फ ये 4 चैप्टर करने हैं, 4 चैप्टर इन द सेंस कि एक पूरा ब्लॉक। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो पहले चैप्टर में क्या है, भारतीय शिक्षा प्रणाली, मीन्स ये जिस टाइम पे अंग्रेज थे उन्होंने जैसी एजुकेशन दी वो है। ठीक है, और सेकंड चैप्टर में कि जब अंग्रेज के जाने के बाद क्या क्या पॉलिसीज़ बनी, क्या क्या चीज़ें हुई, वो शिक्षा एक मौलिक अधिकार। इसमें पूरे चैप्टर में ना राइट टू एजुकेशन एक्ट आया ना 2009, वो पूरा बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आपको दिया हुआ है, बहुत समझाया हुआ है वो। और इसमें है कि हमारी जो एजुकेशन है किस स्टेप पर है, जैसे स्टेट पर है NCERT, सॉरी नेशनल लेवल पर NCERT, फिर SCERT, फिर SCMT, फिर जिला है रिसर्च स्तर वो है। तो इसमें देखो कितनी सारी ये समितियां थी, तो ये आपको बिल्कुल बोला ही हुआ है कि कोई जितनी पॉलिसीज़ बनी है एजुकेशन से रिलेटेड जो जो भी आए हैं कमीशन, आपको मिस नहीं करने, तो आप इसको पढ़ के जाओ। और वैसे भी हम डाइट के टाइम से पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, मकाले, मिनट्स, वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, विश्वविद्यालय संबंधित आयोग, सेंट्रल आयोग, हार्टंग समिति, है ना, तो यही सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद देखो सेकेंड चैप्टर में क्या है, वो आया है जब एजुकेशन के बाद की समितियाँ जो थी, ये रहा, जैसे मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, ये रहा राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति, कोठारी आयोग, यशपाल समिति, ये सारी करनी है। राष्ट्रीय जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं वो 2 हैं, 1986 और 1992, बल्कि 1968 की भी है। ठीक है, तो वो हमको पढ़नी है। और साथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेन फोकस किस पे करना है हमको, 2 NPE नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली जो है ना, स्पेशली वो। ठीक है, वो हमको करनी है। और ये 3rd चैप्टर है हमारा राइट टू एजुकेशन के बारे में, इसमें सब कुछ है कि कब कब संविधान संशोधन हुआ, किसके द्वारा हुआ, ये कब आया, क्या करा, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, इसका प्रारंभिक भाग क्या है, इसमें कितनी धाराएं हैं, सब कुछ है। तो ये ऑलरेडी 501 जो है NIOS लर्निंग सीरीज़ का 501 मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर पूरा समझाया हुआ है, तो आपको पूरे चैप्टर तो करने नहीं है, बस स्टार्टिंग के 4 चैप्टर कर लो। ठीक है, इसमें फर्स्ट यूनिट सिर्फ एक ब्लॉक आपको करना है, सिर्फ 4 चैप्टर, और आपका काम हो जाएगा सारा, वही कुछ भी पूछा हुआ है, बस एक एक्स्ट्रा करना है आपको जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी कि अगर आपको मेरा कराया हुआ समझ में आता है तो मैं उसको भी अच्छे से यूट्यूब पर करा दूँ। ठीक है, 3rd चैप्टर ये को आपको शिक्षा एक मौलिक अधिकार के ये अंतर्गत है सारा। ठीक है, दिखा दिया। एक बार 4th चैप्टर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या कंटेंट है। तो 4th चैप्टर है हमारा, देखो ये रहा,
कि देखो नेशनल लेवल पर क्या है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के काम क्या है, फिर नेशनल स्टेट लेवल पर क्या है एससीईआरटी, एसआईएमटी, डीआईएमटी, फिर डाइट है, ठीक है, फिर बीआरसी है, ब्लॉक रिसर्चर क्लस्टर ब्लॉक रिसर्च क्लस्टर, और ऐसे करके इसकी फुल फॉर्म है। और सारी चीज़ें इसके बारे में हमने डिटेल में यूट्यूब पर ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो ये इतना ही आपको पढ़ना है। और आगे का क्या है, आगे का मैं दिखा देती हूँ, वो उसके लिए आपको इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये एजुकेशन में स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड ही है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए क्या क्या यूज़ करा हमने, क्या क्या काम करे, और अलग अलग स्टेट के ना इसमें केस स्टडी दी हुई है कि महाराष्ट्र में ये करा, कर्नाटक में ये करा, और सो ऑन। तो वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत है हमारे पास पढ़ने का मटेरियल, और हमारे सिलेबस में कोई इतना डिस्कस भी नहीं है, ठीक है। बाकी और अगर इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इसके साथ ही जो लास्ट वीडियो थी और बुक्स के लिए वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो वो वीडियोज़ भी देख सकते हो, ठीक है।